इंडियंस आज सबसे बड़ी मात्रा में विदेश में रह रहे हैं, किसी भी और देश से ज्यादा। 1.8 करोड़ एनआरआईज हैं आज, अधिकतर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान वगैरह। ये एनआरआईज जब इंडिया में अपने घर पैसे भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है देश की इकोनॉमी का। 3.5% के करीब 10 लाख करोड़ रुपए या $125 बिलियन रेमिटेंस आया है देश में पिछले साल। स्टेट्स में केरला सबसे ऊपर आती है इसमें, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब वगैरह। कई स्टेट्स इस पर काफी रिलाई करती हैं अपने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही आता है, टोटल फिगर का 4.4% हिस्सा। केरला में अकेले ही कई बड़े देशों से ज्यादा रेमिटेंस देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस क्यों आती है? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादातर हिस्ट्री में रेमिटेंस का इतना बड़ा चलन नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी कम्युनिटी में ही रहकर काम करते और खाते पीते थे। ये तो ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से इसका इस्तेमाल बड़े तौर पर होने लगा। देश जब ब्रिटिश रूल के अंदर था तब से ही लेबरर्स को दूसरी यूरोपियन कॉलोनीज में भेजा जाता काम करने के लिए, चाहे वो फार्म्स में हो या फैक्ट्रीज में, जो ब्रिटिश एम्पायर को इकोनॉमिक फायदा पहुंचा पाए। 15 लाख से ज्यादा इंडियंस को भेजा गया था अलग अलग जगह 1834 से 1917 के बीच, खासकर कैरिबियन आइलैंड्स और साउथ ईस्ट एशिया में। इन वर्कर्स को कुछ पगार दी जाती जो वो अपनी फैमिलीज को भेजते सपोर्ट करने के लिए उन्हें। इससे देश में उन रीजन्स की लोकल इकोनॉमीज को भी मदद मिली और दोनों कॉलोनीज के बीच ट्रेड बढ़ा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन माइग्रेशन और साथ में रेमिटेंस का पैटर्न बदला। अब लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते थे। ग्लोबल इकोनॉमिक्स को देखते हुए लेट 20th सेंचुरी में भारतीय लोग अधिक मात्रा में मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में माइग्रेट होने लगे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 1990 में रेमिटेंस देश में तेजी से बढ़ा $2 बिलियन क्रॉस करते हुए, फिर ईयर 2000 तक ये फिगर 6 गुना बढ़कर पहुंच गई $12 बिलियन यानी 54,000 करोड़ रुपीस तक। 2010 तक ये $55 बिलियन और फाइनली 2023 में $125 बिलियन या 10 लाख करोड़ रुपए। 2008 से 2022 के बीच स्पीड थोड़ी स्लो रही ग्लोबल रिसेशन और कोविड की वजह से, क्योंकि रेमिटेंस अलग अलग जगह से आती है तो कभी इसमें बहुत ज्यादा डिप देखने को नहीं मिला, बस थोड़ी स्लो हो गई थी इन बड़े इवेंट्स के कारण, जिसने दुनिया भर में लोगों को इफेक्ट किया। रेमिटेंस इनफ्लो इतना स्ट्रॉन्ग रहा रिसेशन के बाद भी कि इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इनफ्लो को भी ओवरटेक कर लिया 2011 में, और अभी भी ज्यादा है उससे। यानी जो फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा रेमिटेंस आती है देश में, तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी ग्रोथ में एफडीआई से भी ज्यादा। पिछले साल देश में $70 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो देखने को मिला और $125 बिलियन का रेमिटेंस, ऑलमोस्ट उससे 80% ज्यादा। इनमें से 30.8% रेमिटेंस वेस्ट एशिया से आता है, 29.4% नॉर्थ अमेरिका से और 19.5% यूरोप से। रेमिटेंसेस को ज्यादातर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं एनआरआईज, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ऐसी दूसरी जरूरतों के लिए। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 59.2% रेमिटेंसेस फैमिली मेंटेनेंस में इस्तेमाल होती हैं, बाकी 20% बैंक्स में जमा की जाती हैं और 8.3% इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टॉक मार्केट, लैंड या प्रॉपर्टी में। दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है, जिसके बाद आते हैं मेक्सिको और चाइना, जो इंडिया से आधा ही रेमिटेंस ले पाते हैं। फिलीपींस और इजिप्ट भी आते हैं लिस्ट में। इंडिया में आने वाला आधे से ज्यादा रेमिटेंस गल्फ कंट्रीज से आता है, जिसमें अकेले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही 20% बनाता है। यूएसए दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, जिसके बाद यूके, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। हालांकि यूएसए में कंपैरेटिवली कम एनआरआईज रहते हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आता है लिस्ट में, उधर ज्यादा इनकम के चलते। पूरे साउथ एशिया में लगभग $189 बिलियन रेमिटेंस आई थी, जिसमें से 66% शेयर इंडिया का था अकेले। यूएसए, यूके और सिंगापुर भारी कंट्रीब्यूटर्स हैं रेमिटेंस में, टोटल का लगभग 36%। चंडीगढ़ और उसके आसपास मोहाली और पंचकुला में भी रियल एस्टेट बूम देखने को मिल रहा है रिसेंटली। बढ़ती इनकम्स के साथ इसका एक कारण है कनाडा से आने वाली रेमिटेंस भी। चंडीगढ़ की लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचा है, साथ ही पंजाब एज अ होल स्टेट को भी मदद कर रही है ये रेमिटेंस। कनाडा ने $6.5 बिलियन भेजे हैं दुनिया भर में, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा है, स्पेशली पंजाब। चंडीगढ़ मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुछ बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे एल्सपाजिया, जो जीरकपुर में एयरपोर्ट रोड पर एक प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा। वो मैक्स एम्ब्रोसिया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है न्यू चंडीगढ़ में। माइक्रोटेक वेब होराइजन चंडीगढ़ के आईटी पार्क में मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस बनेंगी टेक और कंपनीज के लिए। ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्वेस्टमेंट के अलावा कई फैमिलीज रेमिटेंसेस से नए बिजनेसेस भी स्टार्ट करती है, विशेष रूप से छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और सर्विस
सर्विसेज जो लोकल इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचाती है। जो लोग कुछ भी नहीं करते रेमिटेंस का, उनकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, जो बैंक्स में जमा करके बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर सकता है और लोन्स के फॉर्म में आगे दिया जा सकता है दूसरे लोगों को। केरला, जहां सबसे ज्यादा रेमिटेंस देखने को मिली है, लगभग $18 बिलियन, मोस्टली गल्फ कंट्रीज से आती है। उसका एयरपोर्ट कोची में जो बना है, उसको भी काफी फंड किया एनआरआईज ने ही। इसके ऊपर डिटेल में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। स्टेट को इससे इतना फायदा होता है कि उन्होंने कई पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसको और इजी बनाने के लिए, जैसे बेहतर बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दूसरी तरफ कुछ आउटवर्ड रेमिटेंस भी देखी जाती हैं देश से, स्पेशली नेपाल के लिए, क्योंकि वहाँ के काफी वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। और कुछ यूएसए और कनाडा में भी देखी जाती है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो उनकी फीस और रहने का खर्चा भी यहाँ से जाता है, उसको भी इसी में काउंट किया गया है। टोटल $7 बिलियन आउटवर्ड रेमिटेंस देखा गया इंडिया से पिछले साल। इंडिया में जो टोटल रेमिटेंस आती है उसमें से 40% सिर्फ इन 5 स्टेट्स में जाती है, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पिछले साल यूपी ने सबसे ज्यादा वर्कर्स को अब्रॉड भेजा था, लेकिन सिर्फ 3% रेमिटेंस मिली टोटल से। इससे कई लोग गरीबी से बाहर भी आ पाए हैं, बुरे वक्त में सपोर्ट का काम भी किया है। बड़े लेवल पर रेमिटेंस ने इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन का रूप भी लिया है, खासकर ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज का भी अच्छा सोर्स है ये देश में, जैसे डॉलर, यूरो, दिनार वगैरह। ये इंडियन रूपी को स्टेबलाइज करके एक बफर की तरह भी काम करता है इकोनॉमिक शॉक्स के विरुद्ध। क्राइसिस के टाइम भी इसको इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, जैसे बड़ी तबाही वाला केरला फ्लड जब आया था 2018 में, तो रेमिटेंस ने रीबिल्डिंग और स्टेट की इकोनॉमी को वापस ट्रैक में लाने में मदद की थी। कोविड के दौरान भी रेमिटेंस बढ़ गई थी देश में, जब लोगों की आजीविका ठप पड़ गई थी। इंडिया में फिर भी रेमिटेंस जीडीपी का 3.6% बनाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल और टोंगा में ये 30% से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है उधर की जीडीपी का। गरीबी कम करने की बात करें तो कुछ स्टडीज ने दर्शाया है कि 10% रेमिटेंस बढ़ने से देश में 1.6% से गरीबी कम होती है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योरशिप और क्राइसिस में इसका योगदान बहुमूल्य है। लेकिन अभी भी इंटरनेशनली पैसे भेजना काफी एक्सपेंसिव रहता है। एवरेज कॉस्ट आती है लगभग 7%। एक्सचेंज रेट्स, बैंक चार्जेस और टैक्सेस मिलाकर जो बढ़कर 30% तक पहुंच जाती है कुछ कंट्रीज के बीच। तो ये कुछ लोगों को डिस्करेज कर सकता है पैसे भेजने से। जैसे ही और एनआरआईज और पैसे भेज रहे हैं देश में, तो ये बैंक्स और नई कंपनीज इसमें कंपटीशन बढ़ाने आई हैं, जिससे इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, खासकर कुछ मेजर कॉरिडोर्स के लिए, जैसे यूएसए से इंडिया, कनाडा से इंडिया और यूके से इंडिया। कुछ देश रेगुलेशंस लगा देते हैं जो प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेशन को थोड़ा कम करके कुछ नई पॉलिसीज लाकर इसे और आसान, सस्ता और तेज प्रोसेस बनाने की कोशिश की है। अभी ज्यादातर रेमिटेंस ऑनलाइन वायर ट्रांसफर से की जाती हैं और कुछ चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ट्रांसफर एजेंट से। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999 के तहत एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओज को 3 टाइप के बैंक अकाउंट्स खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके अपने कुछ रूल्स हैं। इसको इसलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि एनआरआईज अपना कुछ डिपॉजिट इधर कर सकें, जिससे फॉरेन करेंसी भी बढ़ेगी और बैंक्स उसका ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पिछले साल से $10 बिलियन या 84,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट बढ़े हैं देश में इन एनआरआईज के, जो टोटल बना देता है $150 बिलियन, यानी 12 लाख करोड़ रुपीस के डिपॉजिट। बैंक अब मनी ट्रांसफर्स के रेट भी कम करने लगे हैं, क्योंकि कई नई मोबाइल कंपनीज ने आके इससे शुरू कर दिया है। गूगल पे भी इसमें घुसने की टेस्टिंग कर रहा है, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसे देखते हुए पुराने प्लेयर्स जैसे मनीग्राम भी इसमें उतर आए हैं, पेटीएम के साथ पार्टनरशिप करके। अमाउंट की बात करें तो लगभग 70% फंड ट्रांसफर का अमाउंट $500 से ज्यादा का होता है, यानी 42,000 रुपीज। सेंडर्स अमाउंट इकट्ठा करके बड़ी राशि भेजते हैं एक बार में, ताकि ओवरहेड कॉस्ट कम हो। ये कॉस्ट कई चीजों पर डिपेंड कर सकती है, जैसे दोनों कंट्रीज के बीच का डिस्टेंस, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट कंपटीशन, एक्सचेंज रेट और अमाउंट जो भेजी जा रही है। साउथ एशिया की सबसे कम कॉस्ट है दुनिया में, जहां एवरेज ग्लोबल कॉस्ट पड़ती है 6.2%, वही साउथ एशिया में पड़ती है 4.3%। इंडिया और मलेशिया के बीच ये कॉस्ट सबसे कम है, किसी भी 2 कंट्री से कम 1.9% के साथ। मनी ट्रांसफर कंपनीज की बात करें तो वो काफी पॉपुलर है रेमिटेंसेस के लिए, स्पेशली उन लोगों के बीच जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते मनी ट्रांसफर्स की, या जिनके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं है। कई बार तो इन कंपनी से पैसे भेजना सस्ता भी पड़ता है बैंक से, खासकर छोटी अमाउंट्स के लिए। वेस्टर्न यूनियन आज दुनिया की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर कंपनी बन चुकी है, जो साल में $150 बिलियन यानी 12 लाख करोड़ रुपए तक ट्रांसफर करती है। लगभग 27 करोड़ ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं इसमें हर साल, 200 से ज्यादा देशों के बीच, जिनमें नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको और इंडिया सबसे बड़े यूजर्स हैं उसके। लोग इससे कैश भी भेज सकते हैं कम फीस के साथ। अब नई टेक्नोलॉजी से इसे और आसान और सस्ता बनाया जा सकता है फ्यूचर के लिए, जैसे इंडियन
गवर्नमेंट ने यूपीआई लिंकिंग शुरू की है इंडिया और सिंगापुर के बीच, जिससे रेमिटेंस भी बढ़ी है। ऐसे ही ज्यादा दिरहम रुपए की पेमेंट्स इंडिया और यूएई के बीच भी देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल रेमिटेंसेस और बढ़ेंगी फ्यूचर में दुनिया भर में और इंडिया में भी बढ़ती माइग्रेशन के कारण। वैसे एक ट्रेंड देखा गया है ऑयल प्राइसेस और रेमिटेंसेस के बीच, क्योंकि बड़ी अमाउंट गल्फ और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से आती है। जब ऑयल प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो रेमिटेंस भी ज्यादा होती है, और जब ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो रेमिटेंस भी कम होती है। इसके अलावा जब माइग्रेशन भी कम होने का खतरा रहता है किसी देश में, खासकर अगर वो कंट्री नेशनलिस्ट पॉलिसीज लाकर बॉर्डर बंद कर दे, तब भी मनी ट्रांसफर कम हो जाता है। हालांकि अब रिसेंटली गल्फ कंट्रीज पर रिलायंस थोड़ा कम हुआ है। जब माइग्रेशन दूसरी कंट्रीज में बढ़ गया है इंडिया से, तो इतने फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में रेमिटेंस ऐसे ही बढ़ते रहेगी स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट्स और गिरते इन्फ्लेशन के चलते, जो कोविड के बाद आ गया था। 8% का इंक्रीज देखने को मिलेगा इसमें इस साल, जो इसे पहुंचा देगा $135 बिलियन या 11 लाख करोड़ रुपए तक। बढ़ता रेमिटेंस तो अच्छा है देश के लिए, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है इतनी माइग्रेशन से, क्या उसे कंपनसेट किया जा सकता है? रेमिटेंस पर ओवर रिलायंस से लोकल स्किल डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है और डिपेंडेंसी भी बढ़ती है उस पर। अगर अधिक मात्रा में स्किल्ड प्रोफेशनल चले जाएंगे देश से, तो क्वालिफाइड लोगों की शॉर्टेज हो जाएगी, खासकर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंजीनियरिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में। इससे देश की डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। हाईली एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों के जाने से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट धीमी पड़ सकती है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में हानि पहुंचाएगा। डिपेंडेंस भी बढ़ने लगती है फैमिली मेंबर्स की रेमिटेंस पर, और वो फिर अपनी कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं सोसाइटी पर। ये सब लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं जिनको नंबर्स में मेजर करना काफी मुश्किल है। रेमिटेंस के फायदे कई हैं, लेकिन वो देश में स्किल्ड लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसीज इनैक्ट कर सकती है जो इसके थोड़े इफेक्ट्स को कम कर पाए, जैसे देश में ऐसे एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो कर सके, और एनआरआईज को देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर अपना समय और एक्सपर्टीज देकर, जैसे कोची एयरपोर्ट में हुआ था जब 10,000 एनआरआईज ने मिलकर इसकी कंस्ट्रक्शन को फंड किया। इसके ऊपर हमारी पूरी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।